व्यवस्था है। तो भारत का सबसे बड़ा संघर्ष, भारत के सबसे बड़े पड़ोसी दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पड़ोसी पाकिस्तान के साथ है। तो भारत और पाकिस्तान के चल रहे हैं हम रिश्तों को समझने। आप सब जानते हैं हमारा बनना, एक दूसरे का बनना ही एक दूसरे के लिए विरोधाभासी बनना था। जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से भारत का वो दुश्मन बन गया है, उसी दिन से। क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण एक ऐसी बुनियाद पर हुआ है ना, जिस बुनियाद पर अगर राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा ना तो वो जलेगा ही जलेगा, वो जलेगा ही जलेगा। और वो है धर्म। धर्म के नाम पर बना है वो देश, इसलिए वहां पर एक अंदरूनी कलह भी है और अंतरराष्ट्रीय कलह भी है। भारत, आप सब जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है, और पाकिस्तान एक धर्म को प्रमुखता प्रदान करने वाला देश है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के निर्माण जिस दिन हुआ, मतलब जिस दिन पाकिस्तान अस्तित्व में आया, उसी दिन से पाकिस्तान से और भारत के 36 के आंकड़े हो गए। क्योंकि आप सब जानते हैं विभाजन के कारण कितने लोगों की जान जाती है। विभाजन कितने लोगों की जान ले लेता है, कितने लोगों को बेघर कर देता है, और कितने लोगों को एक दंश दे देता है जीवन भर का कि इन्होंने मेरे घर वालों के साथ गलत किया है। अगर मुसलमानों के साथ गलत हुआ है तो मुसलमान हिंदुओं के बारे में गलत सोचते हैं, सिखों के बारे में गलत सोचते हैं, और अगर हिंदुओं के साथ हुआ है तो हिंदू मुसलमान के बारे में गलत सोचता है। और उसका असर हमें आज भी दिखाई पड़ता है, हमारे खुद के देश में भी और उनके देश में भी। और वो जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में लगे रहते हैं। भाई, धर्म परिवर्तन कराने से धर्म नहीं बदलता, हृदय परिवर्तन कराने से धर्म बदलता है। इस बात को हम समझते ही नहीं है। हृदय परिवर्तित करना होता है अगर किसी का धर्म बदलना है आपको तो, और हृदय परिवर्तित नहीं होते। तलवार की नोक पर अगर आप धर्म को बुलवा रहे हैं ना, या एक्सेप्ट करवा रहे हैं या स्वीकार करवा रहे हैं ना, तो वो धर्म परिवर्तन नहीं कहलाता, वो सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य कहलाता है। क्योंकि आप किसी को अपने धर्म में तलवार की नोक पर ला रहे हैं, और तलवार की नोक पर किसी का धर्म बदलवाना सबसे ज्यादा अधार्मिक कार्य है। अगर आप इसे धार्मिक कार्य मानते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस धरती पर, और आपसे ज्यादा पाप का भागीदार कोई नहीं हो सकता। ये बात जान लो। आप जानते हैं कि जिस दिन से पाकिस्तान बना, हमने 1948 की कश्मीर समस्या, इससे कश्मीर समस्या, ठीक है, फिर 1965, फिर 1971, फिर 1999, ये मेजर है जब जब हमारे बीच में युद्ध हुआ है। ये 65 शास्त्री जी के नेतृत्व में, 71 इंदिरा जी के नेतृत्व में, और 99 अटल जी के नेतृत्व में, ये हमने पाकिस्तान के साथ वॉर करी है। और इस कारण से हम दोनों के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते, हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि भाई हमेशा आप हम पर बंदूक तान कर खड़े हैं, तो आपसे और मेरे रिश्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं? संभव है? आप हमेशा मेरी तरफ नंगी तलवार लेकर खड़े हुए हैं और आप चाहते हैं मैं आपके गले मिल लूं? संभव है? और अगर मैं गले मिल भी रहा हूं तो आप मेरे पीठ पे बार बार छुरा भोंक रहे हैं, बार बार छुरा भोंक रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ा कारण है पाकिस्तान के साथ रिश्तों के सामान्य ना होने का, वो है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के धर्मगुरु, जो नहीं चाहते कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों। मैंने बहुत पहले ही आपको ये चीजें समझा दी हैं कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के धर्मगुरु ऐसा क्यों नहीं चाहते। क्योंकि पाकिस्तान की सेना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अगर भारत के साथ रिश्ते खत्म अच्छे हो जाएंगे तो पाकिस्तान की सेना का महत्व कम हो जाएगा। और दूसरा, धर्मगुरुओं का फिर धार्मिक रोटी उनकी नहीं सिक पाएगी, हिंदू मुस्लिम को लड़ा नहीं पाएंगे। समझ में आई बात? तो इस चीज को वो नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। आइए अब किताब के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन कौन से संघर्षों के बीच हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, किताब क्या कहती है? हमारी किताब जो कहती है वो जानना बहुत जरूरी है। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरे पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए हैं।
शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। समझ में आई बात? शीत युद्ध में दो महाशक्तियों के बीच की बैटल खत्म हो रही थी, दो महाशक्तियों की, ना कि भारत की और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं होंगे। समझ में आई बात? ये बात आप जान लीजिए। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का मुख्य कारण है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना का राजनीतिक उद्देश्य। ये बात आप बखूबी अपने इस दिमाग में डाल लें कि भारत के साथ पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो गए तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना की वैल्यू कम हो जाएगी, जो पाकिस्तान की सेना कदापि नहीं चाहती है। समझ में आई बात? हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मामलों पर हुए टकराव को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। मानचित्र आप देख लीजिए, दक्षिण एशिया का केंद्र बिंदु है भारत और इसीलिए अधिकतम देशों का संघर्ष भारत के साथ ही है। अधिकतम देशों का संघर्ष भारत के साथ है क्योंकि भारत यहां पर केंद्र है, केंद्र सभी के बीच में है और सभी की बाउंड्रीज भारत से जुड़ी हुई हैं। तो भारत से जुड़ी हुई हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी तो भारत के साथ ही होगा। देखो, जहां 10 बर्तन रहेंगे वहां खटक जरूर होगी, जरूर वहां खटक पैदा होगी ही होगी। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मामले पर लड़ पड़े, ये याद रखना है, ठीक है। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 तथा 1965 के युद्ध से इस मामले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया जबकि दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मामला अनसुलझा रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है जम्मू और कश्मीर। पाकिस्तान मानता है कि जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर की जनसंख्या मुसलमान है। यह इनकी सबसे बड़ी बेतुकी बात है कि जो मुसलमान है वो हमारा है, चाहे वो आपके साथ रहना चाहे या न रहना चाहे। आज का कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ तो जाना कदापि स्वीकार नहीं करेगा, गड्ढे में गिरना और अपनी आत्महत्या करना पसंद करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ गया तो जो आजादी मैं यहां इंजॉय कर पा रहा हूं ना, वहां मैं अपने गले में फांसी भी नहीं लगा पाऊंगा। इतनी ज्यादा बेकदरी है वहां लोगों की और इतनी ज्यादा असुविधा है, चीजें ना के बराबर उपलब्ध है, महंगाई सर आसमान है, सर आसमान है, और भ्रष्टाचार तो भगवान ही जाने या कह दे मासा अल्लाह है। समझ में आई बात? तो इतनी ज्यादा वहां पर असुविधाएं हैं, असुरक्षा है, असुरक्षा भी कह रहा हूं मैं, असुविधा, असुरक्षा, अशिक्षा, सब कुछ, कट्टरता अपने चरम शिखर पर। अब आपने सुना ही होगा तालिबान में महिलाओं को कहा गया बिना बुर्के के आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, घर के बाहर भी बिना बुर्के के नहीं निकल सकती, बिना अपने शौहर के साथ नहीं निकल सकती। कौन सा इस्लाम कह रहा है भैया? ये हमें भी बताए इस्लामिक फॉलोअर्स कि ऐसा कौन सा इस्लाम कहता है कि एक महिला अपने जीवन की स्वतंत्रता भी नहीं जी सकती? कौन सी कुरान कह रही है? मैं जानना चाहता हूं इस देश के, इस विश्व के सभी मुसलमानों से, कौन सा इस्लाम कहता है ऐसा? मैं जानना चाहूंगा। आप इस्लाम के नाम पर जो ये कट्टरता मचा रहे हैं ना, ये कदापि उचित नहीं है। कहीं भी किसी भी धर्म के नाम पर कट्टरता का प्रसार करना कदापि उचित नहीं है। और अभी आपने देखा कल
कल नहीं परसों, कल ही मतलब हरियाणा में एक 12वीं क्लास के बच्चे को इसलिए मार दिया गया शक के बिना पर कि वो गौ कसी कर रहा था या गौ व्यापार कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई गौ रक्षकों के द्वारा। आपको किसने अधिकार दे दिया है भाई कि आप किसी को गोली मार दो? किसने दिया है आपको अधिकार? प्रशासन है इस देश में, शासन है इस देश में, कानून है इस देश में, आप उसके खिलाफ एफआईआर करें। आपको मारने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। इतनी गौ रक्षा करने का शौक है तो आइए उत्तर प्रदेश, आपको गाय गाय दिला देंगे, जितनी चाहे उतनी सेवा करें आप, तब पता चल जाएगा गौ सेवा का मतलब क्या होता है। सेवा करना और उनके नाम पर आतंक मचाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो सेवा करते हैं ना वो दिखावा नहीं करते, और जो दिखावा करते हैं वो सेवा नहीं करते, ये बात जान लो आज, ठीक है। सामरिक मामलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तानातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बंध चुके हैं। इसके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहां पर अवरोध का सिद्धांत काम करने लगा है। जो जब आपको पता है कि हम दोनों एक बराबर ताकतवर हैं तो आप आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। आप एक दूसरे को मुंह से गाली देंगे लेकिन कभी एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप दोनों को ही पता है कि अगर हमने एक दूसरे को हाथ लगाया तो हम एक दूसरे को इतनी क्षति पहुंचा देंगे तो फिर हम ताकतवर नहीं बचेंगे। इसी को कहते हैं अवरोध का सिद्धांत। अवरोध के सिद्धांत का सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि जब दो व्यक्ति एक समान ताकत के होते हैं तो वो कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते। वो फिर क्या, वो सिर्फ वैचारिक युद्ध लड़ते हैं, वो कभी रक्त रंजित युद्ध नहीं लड़ते हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो, आगे क्या कहता है। लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विलेंस एजेंसी पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से गुप्त पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। अब भारत जो आरोप लगाता है वो प्रमाणित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो जो हम पर आरोप लगाते हैं उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। देखो दोनों ही देशों की अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ाने में मदद करता है तो भारत भी पाकिस्तान में जो अंदरूनी कलह है, जिन क्षेत्रों में उन कलहों को उगार कर रखने में और उनको जिस प्रकार की फाइनेंशियल मिलिट्री पावर, वेपन पावर चाहिए होती है वो मदद करता है। ये सब जगह होता है, हर देश ऐसा करता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं दूध का धुला हूं, कोई भी नहीं कह सकता, कोई दूध का धुला नहीं होता। राजनीति में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम दूध के धुले हैं। नेता जरूर सफेद कपड़े पहनते हैं लेकिन उनके कपड़ों पर जितने दाग होते हैं ना उतने दाग किसी के नहीं होते। उनके दामन पर जितने दाग है ना उतने दाग किसी के दामन पर नहीं होते, इसीलिए वो सफेद कपड़े पहनते हैं, जिससे कि जनता मूर्ख बनती रहे और सबसे साफ चरित्र का व्यक्ति समझती रहे नेताओं को। समझ में
सबसे गंदा चरित्र अगर किसी का होता है वो होता है नेताओं का। कुछ एक नेताओं को छोड़ दें बस, नहीं तो सारे नेता एक जैसे। बहुत ही कम ही नेता होंगे जो चरित्र से अच्छे होते होंगे। चरित्र में बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं आती चरित्र में। समझ में आई बात? करप्शन फ्री और भी सारी चीजें। तो ये है, नेताओं का सफेद कपड़े पहनने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उनके ऊपर लगे चरित्र के दाग छिप जाए सफेद कपड़ों से, जनता सोच ही ना पाए। क्योंकि सफेद कपड़ा देखने के बाद इंसान के अंदर क्या आक्रोश नहीं आता, क्या आता है? सौम्यता का भाव आता है, शांति का भाव आता है अपने आप। समझ में? क्योंकि सफेद कपड़े में एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, और लोग उसके पीछे अट्रैक्ट भी होते हैं अपने आप। मुझे ऐसा लगता है ना? है ऐसा है, लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर भी तानातनी हुई है। 1960 के दशक तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए, और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रण में सरक्रिक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरक्रिक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक सिंधु जल है और एक आपका यहाँ पर कच्छ के रण का है। क्योंकि देखो, आप सबको पता होना चाहिए कि समुद्र में भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और जहां से आपकी सीमा रेखा प्रारंभ होगी उससे कम से कम 10, 20, 30 किलोमीटर तक आपका समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र का बाउंड्री क्या है? कितने रेडियस पे होती है हमारी? क्या किलोमीटर को हम अपनी टेरिटरी मानते हैं? दो प्रकार की टेरिटरी होती है ना, एक होती है आपकी फिजिकल टेरिटरी, एक होती है आपकी इकोनॉमिकल टेरिटरी। तो इकोनॉमिकल टेरिटरी में समुद्र का कितना किलोमीटर आता है? 50? पक्का पढ़ाया नहीं है? हाँ, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, नहीं पढ़ाया ना? हाँ, तो ये होता है, एक होती है आपकी फिजिकल बाउंड्री होती है जिसे हम जियोग्राफिकल बाउंड्री कहते हैं। एक होती है आपकी इकोनॉमिकल बाउंड्री, जिसमें आपके पोर्ट्स। अच्छा ये बताओ मुझे, जो भारत की एम्बेसीज हैं, वो इंडियन इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं इंक्लूड होगी? क्यों? हाँ, क्योंकि वहां पर जो काम हो रहा है उसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है, इसलिए वो भारत की टेरिटरी में काउंट होगा, भारत की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। समझ में आई बात?